हेलो एवरीवन, मैं अनीता कुमारी आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एस्टेट और बीपीएससी जो अभी लेने वाली है, बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम टीचर वाले लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कंटेंट है वो मैंने रेडी किया है। एनसीईआरटी बेस है और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक जितने बच्चे लोग जो सीटेट एस्टेट का पेपर दिए होंगे वो एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी को ही बेस मान के इसी के हिसाब से नोट्स प्रिपेयर किया है। और अभी मैंने एक एग्ज़ाम दिया भी था एस्टेट का, सोशल साइंस का, तो उसमें भी मैंने देखा कि अधिकांश क्वेश्चन जो था वो आपका एनसीईआरटी बेस ही था। तो मैंने सोचा कि ये जो एनसीईआरटी बेस मैंने इकोनॉमिक्स का कंटेंट तैयार किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स वालों का जो एस्टेट का एग्जाम है वो 9 तारीख को है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि क्लास 9 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। तो पालमपुर गांव है क्योंकि एक तो वहाँ पे कृषि से संबंधित क्रियाएं सबसे पहले इसमें उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे खेती से संबंधित गतिविधि। खेती से संबंधित गतिविधि में जब हम देखेंगे तो वो उसमें है कृषि क्रियाएं उत्पादन से संबंधित गतिविधि भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए खेती से संबंधित जो गतिविधि होती है ना उसको कृषि क्रियाएं बोलते हैं, और उत्पादन से संबंधित जो गतिविधि होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको उत्पादन से संबंधित कृषि क्रियाओं को संबंधित गतिविधि को गैर कृषि क्रियाएं बोलते हैं, और खेती से संबंधित क्रियाओं को क्या बोलते हैं, कृषि क्रियाएं बोलते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग उत्पादन में क्या क्या आ जाता है, लघु विनिर्माण आ जाता है। लघु विनिर्माण मतलब छोटे स्तर पे जो आप काम को कर रहे हैं। ठीक है, छोटे स्तर बोले तो आप गाँव के स्तर पर कोई काम कर रहे हैं या फिर अपने पूर्वजों का काम कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बढ़ई है तो वो फर्नीचर बनाने का काम करता है, तो उनके पिताजी भी वही काम करें, फिर उनके बेटे भी वही काम कर रहे हैं, तो वो छोटे स्तर का काम हो गया, लघु स्तर का, और वो उसका अपना पैसा होता है। बचपन से ही उस चीज़ को वो सीखते हुए आगे बढ़ता है। फिर परिवहन से संबंधित कार्य, और फिर दुकानदारी, जो छोटे मोटे दुकान खोल के रखते हैं। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उत्पादन का संगठन। देखिए उत्पादन के संगठन में क्या होता है, उद्देश्य इसका क्या होता है उत्पादन का, कि ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जो उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। ध्यान देंगे आप कि जब भी हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं ना तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताएं छुपी रहती है। ठीक है, तो हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो आवश्यकता पर आधारित ही होती है, तभी उनका उत्पादन हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें है आपका भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल, वन और खनिज। भूमि में क्या क्या आ जाता है, प्राकृतिक संसाधन, भूमि तो एक प्राकृतिक संसाधन है ही, जल भी है, वन भी है और खनिज भी है। देन उसके बाद आ जाता है आपका श्रम में आ जाता है जो लोग काम करेंगे आपके लिए, श्रमिक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत। भौतिक पूंजी को क्या बोलते हैं, आगत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने भूमि देख लिया था, श्रम देख लिया था। ठीक है, उत्पादन के साधन में अब तीसरा हम लोग देखेंगे भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी नहीं, इसको पूंजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये उत्पादन का तीसरा और महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि बिना पूंजी के हम कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देन देखेंगे हम लोग कि भौतिक पूंजी में क्या क्या आता है, औजार, मशीन, भवन। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि औजार है, मशीन है, भवन है। औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार, जैसे कि किसानों के लिए हल भी आ जाता है। ठीक है, से लेकर परिष्कृत मशीनें, मतलब कि उससे भी मतलब टफ मशीनें, जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कई वर्षों तक होता है। इसे ही क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी कहते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि ये सब पूंजी को एक बार खरीद लेंगे ना तो दोबारा फिर इसकी मतलब बार बार इसमें खरीदने की इसको आवश्यकता नहीं होती। एक हल आप कितने सालों तक जोताई के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक मशीन आप कितने सालों तक उत्पादन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, स्थायी पूंजी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कच्चा माल और नकद मुद्रा। कच्चा माल और नकद मुद्रा की जब हम बात करते हैं ना तो इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। आप ध्यान दिए होंगे कार्यशील पूंजी मतलब क्या, कोई भी कार्य का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य जिसको हम लोग करके काम को खत्म कर दिए। तो कच्चा माल जैसे ही हम लोग इसको कच्चा माल को यूज़ करके हम लोग कोई उपयोगी वस्तु में बदलते हैं ना तो क्या हो जाता है, ये कार्यशील पूंजी हो जाता है, ये खत्म हो जाता है कच्चा माल। और नगद मुद्रा भी क्या होता है, नगद मुद्रा जब हम लोग पूंजी का यूज़ कर लेते हैं तो ये भी खत्म हो जाता है। इसलिए ये दोनों को क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। ऐसे सवाल पूछ सकता है, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, तो कच्चा माल और नगद मुद्रा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें उत्पादन की क्रिया के दौरान क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें क्या होती है, उत्पादन की क्रिया के दौरान क्या होती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद चौथा साधन देखेंगे हम लोग। चौथा साधन क्या है, ज्ञान और उद्यम। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान और उद्यम किसके पास होता है, ऑफकोर्स मानव के पास ही होता है, जानवरों के पास तो होगा नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानव पूंजी। ज्ञान और उद्यम जहाँ पे जिसका प्रयोग करते हैं ना इसको बोलते हैं मानव पूंजी। इसमें क्या होता है, संगठन, उत्पादन, और फिर पांचवा हो जाता है आपका संगठन। पांचवा हो जाता है संगठन, जिसमें हम लोग को उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी इनको संयोजित करके जो संगठित होता है ना उसी को बोलते हैं संगठन। आगे हम लोग देखते हैं,
अब हम लोग संगठन देखेंगे। संगठन को क्या बोलते हैं? संगठन को उत्पादन का कारक भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, संगठन को उत्पादन का कारक भी बोलते हैं। भौतिक पूंजी भी भौतिक पूंजी को देखेंगे हम लोग, तो भौतिक पूंजी में क्या क्या आ गया था? भूमि, श्रम और पूंजी। इनको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोले थे? पहले ही बता दिया आपको कि इसको भौतिक पूंजी बोले थे। अब भौतिक पूंजी ध्यान दीजिएगा बाबू, भौतिक पूंजी क्या होता है? भौतिक पूंजी स्थिर होता है। भौतिक पूंजी वेरिएबल फैक्टर में नहीं आता है, ये कॉन्स्टेंट फैक्टर में आता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मानक इकाई। भूमि को मापने की, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे इसको कनेक्ट किया। भूमि को मापने की जो मानक इकाई है ना, वो क्या है? हेक्टेयर है। हेक्टेयर तो हम लोग मतलब बोलते ही है। गांव में लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, गांव में बोलते हैं लोग भूमि को मापने की गांव की जो इकाई है वो है बीघा, ठीक है, और गुंठा। गुंठा तो ऐसे पूछ सकता है कि गुंठा क्या है? भूमि को मापने की एक मानक इकाई है जो गाँव में प्रयोग होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल पता ही है आपको, भुजा गुने भुजा, ठीक है। तो भुजा गुने भुजा मतलब 1000 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद सॉरी 10,000 हो जाएगा ना, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उसको। देन हम लोग देखेंगे बरसात का मौसम। 1 हेक्टेयर वाला देख लिया। अब उसके बाद देखेंगे बरसात के मौसम। बरसात के मौसम में क्या होता है? खरीफ फसल। खरीफ फसल में किसान क्या करते हैं? ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ज्वार और बाजरा। और ठंड के मौसम में इसको बोलते हैं रबी फसल। ठंड के मौसम में जो रबी फसल होता है उसमें क्या क्या उगाते हैं? गेहूँ, आलू, मटर और भी दालें भी होती है बहुत सारी, वो भी रबी फसल के अंतर्गत आती है। तो ये कृषि का प्रकार दे दिया है यहाँ पे। आगे हम लोग देखते ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अभी जस्ट स्टेट जो मैंने दिया है पेपर 1 का, उसमें पूछा था कि 1 भाग गन्ने की खेती के लिए जो वर्ष में 1 बार कटाई होती है, उसमें दिया हुआ था कि कौन सी फसल की वर्ष में 1 बार कटाई होती है। तो उसमें ऑप्शन था गन्ना, और भी था आलू था, चना था, गेहूँ था। तो वो सब चीज़ तो होता नहीं है, गन्ना का होता है। तो ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहने से छूट जाता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? बहुविध फसल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछता है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल कहते हैं, ठीक है। भूमि की किसी भी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है 1960 का दशक था हरित क्रांति। 1960 का दशक हरित क्रांति। अधिक उपज वाले बीजों को में एचआईवी बीजों का प्रयोग किया गया था। हाई इल्ड वैरायटी बीजों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और उसके बाद देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। मझोले और बड़े किसान क्या करते हैं ना, अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं, उसको निम्न किसान बोलते हैं। मझोले और बड़े किसान तो आप देख लिए, और जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं उसको निम्न किसान बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो गाइस ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का। जितना भी मेरे पास नोट्स मैंने प्रिपेयर किया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।